आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हम सब जिस धरती पर रहते हैं उसके अरबों साल के सफर को समझने निकले हैं। ये कहानी सिर्फ चट्टानों और पानी की नहीं, बल्कि बदलाव, जीवन और हमारी अपनी जगह की है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस ग्रह के बनने से लेकर आज तक फैली है। हम देखेंगे कि कैसे हमारा ये ग्रह बना, महाद्वीप कैसे हिले, जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे हम इंसान इस कहानी का हिस्सा बने। मकसद है इस लंबे इतिहास के सबसे अहम मोड़ों को समझना। बिल्कुल, ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि पृथ्वी कितनी गतिशील है, हमेशा बदलती रही है, और आज हम यानी इंसान इस बदलाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से, जब कुछ भी नहीं था। हाँ, लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ऊर्जा, पदार्थ, तारे, आकाश गंगाएं। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व थे। अच्छा। हाँ, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व जिनसे पृथ्वी बनी है, वो तो बाद में तारों के अंदर बने, उनके जीवन और मृत्यु के चक्र में। कहा जा सकता है कि हम सब सचमुच तारों की धूल हैं। हाँ, वाह। और फिर करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा में गैस और धूल के बादल से हमारा सौरमंडल बना। जी, गुरुत्वाकर्षण ने सब खींचा, बीच में सूरज बना और चारों ओर एक डिस्क, जैसे एक चपटा बादल, जिससे ग्रह बने। ओके। पृथ्वी इसी डिस्क के ठंडे होने की प्रक्रिया में बनी। जैसे भाप ठंडी होकर पानी बनती है, वैसे ही डिस्क के ठंडे होने पर अलग अलग तत्व ठोस बने। पहले वो जो ज्यादा तापमान झेल सकते थे, जैसे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फिर लोहा, निकल, और बाद में पानी और गैसों की बर्फ। ये सब टुकड़े आपस में टकराकर और जुड़कर बड़े होते गए, और आखिर में पृथ्वी जैसा चट्टानी ग्रह बना। और ये सिर्फ एक चट्टानी गोला नहीं था, अंदर परतें हैं, है ना? ये परतें बनी क्योंकि शुरुआत में पृथ्वी काफी गर्म थी, पिघली हुई अवस्था में। तो जो भारी चीजें थीं जैसे लोहा, वो केंद्र की तरफ चली गई। अच्छा। और ये जो बाहरी तरल कोर है, उसकी गति ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ये बहुत जरूरी है, हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। हाँ, ये तो है। और ये क्रस्ट, मतलब जमीन। शुरुआत में जो क्रस्ट बनी वो ज्यादातर बेसाल्टिक थी, वैसी जैसी आज समुद्र के नीचे मिलती है। लेकिन फिर इसके पिघलने और दोबारा बनने से हल्की ग्रेनाइट जैसी चट्टानें बनी, जिनसे महाद्वीप बने। इसका सबूत भी है? हाँ, वो 4.4 अरब साल पुराने जिरकॉन खनिजों से मिलता है। ये छोटे से क्रिस्टल न सिर्फ बताते हैं कि महाद्वीपीय क्रस्ट बनने लगी थी, बल्कि ये भी इशारा करते हैं कि उस वक्त तक पृथ्वी पर तरल पानी मौजूद था। पानी इतना जरूरी, ये कहाँ से आया? धूमकेतुओं से या फिर उल्कापिंडों से? ये धूमकेतुओं का ज्यादा सोचा जाता था, लेकिन अब लगता है कि ज्यादातर पानी और जीवन के लिए जरूरी कार्बनिक अणु कार्बन युक्त कॉन्ड्राइट जैसे उल्कापिंडों से आए। अच्छा, उल्कापिंडों से। जी, शुरुआती वायुमंडल बहुत घना था, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अलग दुनिया। हाँ, और हाँ, हमारा चांद भी एक बहुत बड़ी टक्कर का नतीजा है, जब मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड शुरुआती पृथ्वी से टकराया था। ओह। इस टक्कर ने शायद पृथ्वी की धुरी को स्थिर किया, जिसने आगे चलकर मौसमों को नियमित करने में मदद की होगी। तो ग्रह बन गया, पानी आ गया, चांद भी बन गया, लेकिन आज हम जो पहाड़, घाटियां, महाद्वीप देखते हैं, वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये कैसे बने? हाँ, ये एकदम से नहीं हुआ, इसमें भी लाखों करोड़ों साल लगे। पहले लोगों को लगता था सब स्थिर है। 17वीं सदी में निकोलस स्टेनो ने पहाड़ों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म देखकर सोचा कि या तो समुद्र ऊंचा था या पहाड़ ऊपर उठे। में चट्टानों को देखकर समझा कि धरती का इतिहास बहुत लंबा है और इसमें लगातार कटाव और बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर अल्फ्रेड वैगनर का वो आइडिया कि महाद्वीप तैर रहे हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारे एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। हाँ, शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि इतने बड़े महाद्वीप कैसे खिसक सकते हैं। सही बात है। हाँ, खासकर उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के वैज्ञानिक, जैसे भारत के भी, शायद इस विचार से ज्यादा सहमत थे, क्योंकि उन्हें अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे जीवाश्म और चट्टानें दिख रही थीं, जैसे गोंडवाना लैंड के सबूत। अच्छा। असली पुष्टि तब हुई जब हमने समुद्र तल का नक्शा बनाया। पता चला कि समुद्र के बीच में पहाड़ों की विशाल श्रृंखलाएं हैं, जैसे मध्य अटलांटिक रिज।
हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। हैरी हेस ने कहा कि इन रिज पर नई समुद्री परत बनती है और पुरानी परत को किनारों की तरफ धकेलती है, जिससे महाद्वीप भी खिसकते हैं। इसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया। और इसे साबित किया समुद्री परत की चुंबकीय पट्टियों ने। ये कैसे काम करता है? देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पलटता रहता है। नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है, साउथ नॉर्थ। ओके। और जब रिज पर लावा ठंडा होकर नई चट्टान बनता है तो उसमें मौजूद चुंबकीय खनिज उस समय के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जम जाते हैं। तो जैसे जैसे नई परत बनती जाती है वो उस समय के चुंबकीय क्षेत्र का रिकॉर्ड रखती जाती है। अच्छा, तो रिज के दोनों तरफ एक जैसी पट्टियां मिलती हैं? बिल्कुल, शीशे की तरह। रिज के पास सबसे नई चट्टान है और दूर जाते जाते पुरानी। कमाल है ना? हाँ, ये तो बहुत ही कमाल है। तो अगर नई परत बन रही है तो पुरानी कहीं नष्ट भी हो रही होगी। हाँ, वरना पृथ्वी तो फैलती जाती। सही कहा। ये होता है सबडक्शन जोन में, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट यानी धरती की ऊपरी कठोर परत का एक टुकड़ा दूसरे के नीचे घुस जाती है। ओ, इसी प्रक्रिया से ज्वालामुखी बनते हैं और भूकंप आते हैं। तो पृथ्वी की सतह इन तैरती हुई प्लेटों का एक पहेली जैसा जोड़ है। और इन्हीं प्लेटों के टकराने से हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं। बिल्कुल, या एक के नीचे एक जाने से एंडीज जैसे। हाँ। कहीं कहीं ये प्लेटें अगल बगल से खिसकती हैं, जैसे कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट। हाँ, और समुद्री परत के रिकॉर्ड से हम पिछले करीब 18 करोड़ साल का इतिहास देख सकते हैं, जब पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट टूटा था। पैंजिया मतलब सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे। हाँ, एक विशाल भूखंड। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक शायद पिछले 2.5 अरब सालों से चल रहा है और कई सुपर कॉन्टिनेंट बने और टूटे हैं। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा ही था, शुरू से? शायद नहीं। शुरुआती पृथ्वी बहुत गर्म थी, तो हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक्स धीरे धीरे शुरू हुआ हो। एकदम पक्का नहीं कह सकते। पर ये जरूरी था। संभव है, लेकिन यही प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसने पृथ्वी को रहने लायक बनाया, लगातार सतह को नया रूप दिया और शायद जीवन के लिए जरूरी रासायनिक चक्रों को भी बनाए रखा। धरती तो तैयार हो गई, लेकिन जीवन ये कैसे शुरू हुआ? क्या चीज है जिसे हम जिंदा कहेंगे? हाँ, जैसे बढ़ना, बच्चे पैदा करना। हाँ, वृद्धि, प्रजनन, पर्यावरण से ऊर्जा लेना और इस्तेमाल करना, मेटाबॉलिज्म, और सबसे जरूरी बदलना और अनुकूलन करना, यानी विकास। अच्छा, आज का सबसे सरल बैक्टीरिया भी अरबों साल के विकास का नतीजा है। तो शुरुआत कैसे हुई? क्या किसी आदिम सूप से? वो मिलर-यूरे प्रयोग वाला आइडिया? हाँ, वो एक क्लासिक प्रयोग था। उसने दिखाया था कि शुरुआती पृथ्वी के माहौल में बिजली चमकने से अमीनो एसिड जैसे जीवन के अणु बन सकते हैं। जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल, और वैसे ही डीएनए और आरएनए के हिस्से और कोशिका झिल्ली बनाने वाले लिपिड भी बन सकते थे। ये चीजें हमें उल्का पिंडों में भी मिलती हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जीवन के ये रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स शायद ब्रह्मांड में आम हों। लेकिन ये जुड़े कैसे? डीएनए बनने के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने की जानकारी डीएनए में होती है। ये तो वही मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। सही कहा, ये एक बड़ी पहेली है। एक आइडिया है आरएनए वर्ल्ड का। आरएनए वर्ल्ड? हाँ, आरएनए जानकारी भी रख सकता है डीएनए की तरह और कुछ एंजाइम जैसे काम भी कर सकता है प्रोटीन की तरह। तो शायद शुरुआती जीवन आरएनए पर आधारित था। हो सकता है। या फिर शायद मेटाबॉलिज्म पहले आया समुद्र तल के गर्म झरनों के पास, जहां से गर्म खनिज युक्त पानी निकलता है। वहां ऊर्जा और रसायन दोनों थे। तो अभी पक्का नहीं पता। नहीं, अभी भी बहस जारी है। लेकिन किसी तरह कोशिकाएं बनी जो खुद को कॉपी कर सकती थी, ऊर्जा ले सकती थी और विकसित हो सकती थी। और ये हुआ कब? इसके सबूत कब से मिलते हैं? इसके लिए हमें चट्टानों में सबूत ढूंढने पड़ते हैं। सबसे पुराने ठोस सबूत लगभग 3.5 अरब साल पुरानी चट्टानों से मिलते हैं। 3.5 अरब साल? बहुत पहले। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पर वहां स्ट्रोमेटोलाइट्स मिलते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये क्या होते हैं? ये माइक्रोब्स की परतों द्वारा बनाई गई चट्टानी संरचनाएं हैं, जैसे परत दर परत चटाई बिछ गई हो। आज भी कुछ जगहों पर बनते हैं ये। और कार्बन आइसोटोप के निशान भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि जीवन कार्बन का इस्तेमाल कर रहा था। तो मतलब पृथ्वी के ज्यादातर इतिहास में जीवन मौजूद रहा है? हाँ, ऐसा लगता है। उस समय की पृथ्वी आज से बहुत अलग थी। पानी ज्यादा, जमीन कम, ज्वालामुखी ज्यादा, वायुमंडल में CO2 भरी हुई, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन नहीं। आज तो हम इसके बिना सोच भी नहीं सकते। ये कैसे पता चला? चट्टानों से। करीब 2.5 अरब साल से पुरानी चट्टानों में लोहे के खास जमाव मिलते हैं, बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस, BIFs। अच्छा। ये तभी बन सकते थे जब समुद्र के पानी में बहुत सारा घुला हुआ लोहा हो, और लोहा पानी में तभी घुल सकता है जब ऑक्सीजन न हो। ऑक्सीजन होती तो लोहे में जंग लगकर वो नीचे बैठ जाता। लॉजिकल है। और पुरानी रेत के पत्थरों में पाइराइट मिलता है, जिसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ये सल्फाइड मिनरल है,
अगर हवा में ऑक्सीजन होती तो ये खराब हो जाता, टिकता नहीं। तो लगभग 2 अरब साल तक बिना ऑक्सीजन के जीवन कैसे चला? अरे आज भी कई जीव बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, एनारोबिक जीव कहते हैं उन्हें। सच में? हाँ, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड या लोहे का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन नहीं बनाते। कुछ और बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं, सल्फेट या लोहे का इस्तेमाल करके। शुरुआती जीवन ऐसा ही था, बहुत विविध। फिर 2.5 अरब साल पहले क्या हुआ? इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, GOE कहते हैं ना? जी हाँ, GOE। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसका मुख्य कारण थे सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया। हाँ, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे पहले। ये वो पहले जीव थे जिन्होंने पानी का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण करना सीखा और ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। एक तरह से इन्होंने हवा को जहरीला बना दिया उन जीवों के लिए जो ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पर अगर ये पहले आ गए थे, तो ऑक्सीजन जमा होने में इतना समय क्यों लगा? अच्छा सवाल है। शायद शुरुआत में जो ऑक्सीजन बनी उसे समुद्र में घुले लोहे और दूसरी चीजों ने तुरंत सोख लिया, जैसे स्पंज पानी सोख लेता है। ओके। दूसरा, शायद पोषक तत्वों, खासकर फास्फोरस की कमी थी। जब बड़े महाद्वीप बने और उनका कटाव बढ़ा तो नदियों से समुद्र में फास्फोरस ज्यादा पहुंचा। इससे साइनोबैक्टीरिया को फायदा हुआ, उनकी आबादी बढ़ी और उन्होंने ज्यादा ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। एक बार ऑक्सीजन बढ़नी शुरू हुई तो उसने उन रसायनों को खत्म कर दिया जिनका इस्तेमाल दूसरे बैक्टीरिया करते थे, और धीरे धीरे ऑक्सीजन वाला प्रकाश संश्लेषण हावी हो गया। ये पृथ्वी और जीवन के बीच का एक बड़ा फीडबैक लूप था। क्या GOE के बाद ऑक्सीजन आज जितनी हो गई? नहीं, शायद आज के स्तर का सिर्फ 1% या उससे भी कम। गहरे समुद्र शायद अभी भी ऑक्सीजन रहित थे। इसे बोरिंग बिलियन भी कहते हैं, क्योंकि लगता है कि लगभग 1 अरब साल तक ज्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन ये थोड़ी सी ऑक्सीजन भी जरूरी थी। हाँ, क्रांतिकारी थी। इसने यूकैरियोट्स के विकास का रास्ता खोला। यूकैरियोट्स यानी वो जीव जिनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, जैसे हम, पौधे, फंगस। बिल्कुल, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया से ज्यादा बड़ी और जटिल होती हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी खुद स्वतंत्र बैक्टीरिया थे। क्या सच में? हाँ, इन्हें किसी बड़ी कोशिका ने शायद खाया या निगल लिया और ये उसके अंदर रहने लगे। दोनों को फायदा हुआ। इसे एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। हम सब असल में कई जीवों का मिश्रण है, एक तरह के काइमेरा। ये तो अविश्वसनीय है। तो यूकैरियोट्स GOE के बाद ही आए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी? हाँ, मोटे तौर पर यही माना जाता है। हमें लगभग 1.8 से 1.6 अरब साल पुरानी चट्टानों में इनके जीवाश्म मिलने लगते हैं। ये एक नई शुरुआत थी, पर अरबों साल तक धरती पर बैक्टीरिया और आर्किया का ही राज रहा। फिर जीवन बड़ा कब हुआ? मतलब जानवर कब आए? इसके लिए हमें चलना होगा लगभग 56-57 करोड़ साल पहले, एडियाकरण काल में। एडियाकरण। हाँ, न्यूफाउंडलैंड जैसी जगहों पर अजीब से जीवाश्म मिलते हैं, पत्तों जैसे, रजाई जैसे, डिस्क जैसे। ये एडियाकरण बायोटा कहलाते हैं। ये गहरे समुद्र में रहते थे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। इनमें मुंह या पाचन तंत्र नहीं था। वे शायद पानी से ही भोजन सोखते थे। ये पृथ्वी के पहले बड़े जटिल जीव हो सकते हैं, शायद शुरुआती जानवर। और ये उस समय आए जब पृथ्वी 2 बार पूरी तरह बर्फ से ढकी थी, स्नोबॉल अर्थ। ये कैसे हुआ होगा? ये भी एक बड़ी पहेली है। एक थ्योरी है कि शायद उस समय ज्यादातर महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास थे। वहां गर्म और नम मौसम में चट्टानों का अपक्षय तेजी से होता है और ये प्रक्रिया हवा से CO2 खींचती है। CO2 कम हुई तो ठंडक बढ़ी? हाँ, और बर्फ फैलने लगी। सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को ज्यादा परावर्तित करती है, जिससे और ठंडक बढ़ती है। ये एक दुष्चक्र बन गया और शायद पूरी पृथ्वी जम गई। तो बाहर कैसे निकली पृथ्वी इससे? बर्फ ने अपक्षय और प्रकाश संश्लेषण रोक दिया, लेकिन ज्वालामुखी तो CO2 उगलते रहे। धीरे धीरे हवा में CO2 जमा होती गई, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा और बर्फ पिघल गई। स्नोबॉल के बाद जीवन में तेजी आई? हाँ, ऐसा लगता है। एडियाकरण काल के अंत तक किम्ब्रेला जैसे जीव आ गए थे जो शायद चलते थे और शैवाल खाते थे। क्लाउडिना जैसे जीवों ने पहली बार कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाया। इस समय ऑक्सीजन का स्तर भी शायद बढ़ रहा था और समुद्र में शैवाल ज्यादा हो रहे थे, यानी ज्यादा भोजन और ऑक्सीजन। इससे बड़े ज्यादा एक्टिव जानवरों का विकास संभव हुआ। और फिर आया कैम्ब्रियन धमाका। हाँ, लगभग 54 करोड़ साल पहले। हाँ,
ये वो समय है जब जीवाश्म रिकॉर्ड में अचानक से बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर दिखने लगते हैं। अचानक मतलब? रातों रात। नहीं, अचानक भूगर्भीय पैमाने पर, मतलब शायद 1-2 करोड़ साल के अंदर। कनाडा की बर्जेस शेल जैसी जगहों से हमें अद्भुत जीवाश्म मिलते हैं। या हमें आज के जानवरों के लगभग सभी मुख्य समूहों बॉडी प्लान्स के पूर्वज दिखते हैं। आर्थ्रोपॉड्स जैसे ट्राइलोबाइट्स, मोलस्क, कीड़े और यहाँ तक कि हमारे अपने समूह वर्टिब्रेट्स के शुरुआती रिश्तेदार भी। कई अजीब जीव भी थे, है ना? बिल्कुल। ओपाबीनिया जिसकी 5 आंखें थीं, एनोमाइलोकैरिस जो उस समय का शायद सबसे बड़ा शिकारी था। कंकाल आम हो गए, शायद शिकारियों से बचने के लिए या मांसपेशियों को जुड़ने की जगह देने के लिए। तो ये धमाका क्यों हुआ? कई कारण हो सकते हैं। बढ़ती ऑक्सीजन, जेनेटिक टूलकिट का विकास, हॉक्स जीन्स, शिकारियों और शिकार के बीच की रेस, शायद सबने मिलकर भूमिका निभाई। कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन काल में समुद्री जीवन और फला फूला। जी हाँ, मूंगे, कोरल्स, सीप, क्लैम्स, घोंगे, स्नेल्स, ब्रायोजोन, सी लिली जैसे कंकाल वाले जीव बहुत बढ़ गए। पहली बार जानवरों ने बड़े बड़े रीफ बनाने शुरू किए। पहले ये काम माइक्रोब्स करते थे। प्रजातियों की विविधता बहुत बढ़ गई। लेकिन इस काल का अंत भी अच्छा नहीं हुआ। नहीं। ऑर्डोविशियन काल का अंत भी एक बड़े पैमाने पर विलुप्ति, मास एक्सटिंक्शन के साथ हुआ, जो शायद एक छोटे हिमयुग और समुद्र स्तर के गिरने से जुड़ा था। समुद्र तो जीवन से भर गया, लेकिन जमीन का क्या? वो कब भरी हुई? हाँ, कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन में जमीन ज्यादातर बंजर थी। शायद कहीं कहीं माइक्रोब्स की परतें रही हों। पौधे बाद में आए। पौधों का आना तो बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। पौधे पृथ्वी के आधे प्रकाश संश्लेषण और ज्यादातर बायोमास के लिए जिम्मेदार हैं। इनका विकास मीठे पानी के हरे शैवाल से हुआ। पर जमीन पर आना आसान नहीं था होगा। बिल्कुल नहीं। सूखने का खतरा, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ सीधा खड़ा रहना, मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेना, बहुत चुनौतियां थी। इसका कोई सबूत है शुरुआती पौधों का? हाँ, स्कॉटलैंड में राइनी चर्ट नाम की चट्टानें हैं, करीब 40 करोड़ साल पुरानी। ये हमें शुरुआती जमीनी इकोसिस्टम की कमाल की झलक देती हैं। उसमें क्या मिला? राइनिया जैसे शुरुआती पौधे मिले। बहुत सरल थे, नग्न तने, पत्तियां नहीं, जड़ें नहीं, लेकिन तने पर पानी के नुकसान को रोकने के लिए मोमी परत, क्यूटिकल और गैस लेने छोड़ने के लिए छेद, स्टोमेटा। और पानी कैसे लेते थे? जड़ों की जगह राइजोइड्स थे, धागे जैसे, और वे पोषक तत्वों के लिए शायद कवक, फंगी के साथ सहजीवन में रहते थे, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। पानी और भोजन ऊपर ले जाने के लिए नली जैसे ऊतक वैस्कुलर टिश्यू भी थे। क्या जानवर भी थे उस इकोसिस्टम में? हाँ, छोटे कीड़े मकोड़े जैसे आर्थ्रोपॉड, जैसे स्प्रिंगटेल, माइट्स और नेमाटोड कीड़े भी मिले। वो कैसे रहे जमीन पर? आर्थ्रोपॉड के शरीर पर मोमी खोल, एक्सोस्केलेटन, पानी बचाता था और उनके पैर चलने में मदद करते थे। उन्हें हवा में सांस लेने के लिए नए अंग बनाने पड़े, जैसे बुक लंग्स। तो पौधों और जानवरों ने मिलकर जमीन पर कब्जा किया। हाँ, धीरे धीरे राइनी के बाद अगले 5 करोड़ सालों में पौधों में पत्तियां, जड़ें, लकड़ी और बीज विकसित हुए। और हमारे पूर्वज, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जानवर? हम जमीन पर बाद में आए। हमारा विकास लोबफिंड मछलियों से हुआ, जिनके पंखों में हड्डी का ढांचा हाथ पैर जैसा था। अच्छा। टिक्टैलिक जैसे जीवाश्म करीब 37.5 करोड़ साल पुराने दिखाते हैं कि कैसे मछलियों के गलफड़े और फेफड़े दोनों थे, और उनके मजबूत पंख शायद उन्हें पानी से बाहर निकलने और कीचड़ में चलने में मदद करते थे। ये मछली और 4 पैरों वाले जमीनी जानवर टेट्रापोड्स के बीच की कड़ी है। जब जीवन जमीन पर आ रहा था, महाद्वीप फिर जुड़कर पैंजिया बना रहे थे। इसका क्या असर हुआ? जमीन पर जीवन फैलने से मिट्टी बनी। पौधे मरे तो उनका कार्बन जमीन में दब गया, जिससे वायुमंडल से CO2 कम हुई और ऑक्सीजन बढ़ी। ऑक्सीजन और बढ़ी? हाँ, शायद आज के स्तर के करीब या उससे भी ज्यादा। कार्बोनिफेरस काल में करीब 36 से 30 करोड़ साल पहले विशाल दलदली जंगल बने, जिनसे आज का कोयला बना। उस समय ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से शायद बड़े बड़े कीड़े मकोड़े थे, ड्रैगन फ्लाई जितने बड़े। वाह। और फिर आए डायनासोर मेसोजोइक युग में। हाँ, पैंजिया टूटने लगा था और डायनासोर का राज शुरू हुआ, खासकर जब ट्रायसिक काल के अंत में उनके कुछ प्रतिस्पर्धी विलुप्त हो गए। ये मेसोजोइक युग 25 से 6 करोड़ 46 लाख साल पहले तक डायनासोर का युग कहलाता है। वे इतने बड़े कैसे हो गए? कई कारण हो सकते हैं। सौरोपॉड्स में लंबी गर्दन से उन्हें ऊंचे पेड़ों तक भोजन मिलता था। वे चबाते नहीं थे, निगलते थे, तो सिर छोटा रह सकता था। उनका श्वसन तंत्र शायद पक्षियों जैसा बहुत कुशल था, तेजी से बढ़ते थे।
और बड़ा आकार शिकारियों से भी बचाता था। और आपने कहा था पक्षी भी डायनासोर ही हैं। बिल्कुल। आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीवाश्म दिखाते हैं कि कैसे कुछ छोटे मांस खाने वाले डायनासोर के पर और पंख थे। तो डायनासोर पूरी तरह मरे नहीं, वे आज भी हमारे आसपास चिड़ियों के रूप में हैं। लेकिन बाकी डायनासोर कैसे खत्म हुए, वो कहानी क्या है? हाँ, वो बड़ी घटना थी। इटली में गुब्बियों के पास चट्टानों की परतों को देखें तो एक खास जगह पर एक पतली काली मिट्टी की परत है। ये 6.6 करोड़ साल पुरानी है, क्रिटेशियस और पेलियोजीन काल की सीमा। अच्छा। इसके नीचे डायनासोर युग के समुद्री माइक्रोफॉसिल मिलते हैं, लेकिन इस परत के ठीक ऊपर वो गायब हो जाते हैं। जमीन पर डायनासोर और समुद्र में अमोनाइट्स जैसे कई जीव इसी समय गायब हो गए। तो उस परत में ऐसा क्या था? वॉल्टर एल्वारेज ने उस परत में इरिडियम धातु की बहुत ज्यादा मात्रा पाई। इरिडियम पृथ्वी की सतह पर बहुत कम मिलता है, लेकिन उल्कापिंडों में ज्यादा होता है। उल्कापिंड? हाँ, उन्होंने और उनके पिता लुइस एल्वारेज, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ने ये सिद्धांत दिया कि एक बड़ा उल्कापिंड करीब 10-11 किलोमीटर चौड़ा पृथ्वी से टकराया था। बाप रे, इतना बड़ा? हाँ, बाद में मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में चिक्सलोब नाम का विशाल गड्ढा क्रेटर मिला, जो उसी समय का है। और उस काली परत में शॉक क्वार्ट्ज और टेक्टाइट्स जैसे टक्कर के और सबूत भी मिले। तो इस टक्कर से क्या हुआ? टक्कर से भयानक विस्फोट हुआ, आग लगी, सुनामी आई, धूल और सल्फेट हवा में छा गए, सूरज की रोशनी रुक गई, महीनों या सालों तक इम्पैक्ट विंटर रहा, पौधे मर गए और पूरी फूड चेन ढह गई। अम्ल वर्षा भी हुई होगी। ये एक वैश्विक प्रलय थी जिसने डायनासोर, पक्षियों को छोड़कर और लगभग 75% प्रजातियों का सफाया कर दिया। ये दिखाता है कि बाहरी घटनाएं भी पृथ्वी के जीवन को कितना बदल सकती हैं। क्या सारी बड़ी विलुप्तियां उल्कापिंडों से हुई? आपने पहले ऑडोविजन वाली बताई थी। नहीं, असल में जीवाश्म रिकॉर्ड को देखें तो पिछले 50 करोड़ सालों में 5 बड़ी सामूहिक विलुप्तियां हुई हैं, और शायद सिर्फ यही वाली उल्कापिंड से हुई थी। ओ, तो बाकी कैसे हुई? सबसे बड़ी विलुप्ति तो पर्मियन काल के अंत करीब 25 करोड़ साल पहले में हुई थी। इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। इसमें 90% से ज्यादा समुद्री प्रजातियां और 70% जमीनी कशेरुकी खत्म हो गए। 90%? उसका क्या कारण था? उसका संबंध साइबेरिया में हुए भयंकर और लंबे समय तक चले ज्वालामुखी विस्फोटों से है, जिन्हें साइबेरियन ट्रैप्स कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से इतनी बड़ी विलुप्ति कैसे? उन विस्फोटों से भारी मात्रा में CO2 और दूसरी गैसें निकलीं। इससे भयंकर ग्लोबल वार्मिंग हुई, समुद्र गर्म और अम्लीय हो गए और उनमें ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। ये घातक त्रिकड़ी थी। और इसका असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ? नहीं, जिन जीवों के मोटे कैल्शियम कार्बोनेट के खोल थे, जैसे कोरल, ब्रैकियोपोड्स, वे अम्लीकरण से ज्यादा प्रभावित हुए। जिनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा था और ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा थी, वे भी मुश्किल में आ गए। तो ऐसी और भी विलुप्तियां ज्वालामुखियों से जुड़ी हैं? हाँ, ट्राइसेक काल का अंत करीब 20 करोड़ साल पहले भी बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस से जुड़ा है, जिसने डायनासोर को उभरने का मौका दिया। लेट डिवोनियन विलुप्ति करीब 37 करोड़ साल पहले शायद लंबी अवधि में हुई और कारण उतने स्पष्ट नहीं है। और लेट ऑडोविजन वाली, जैसा हमने कहा, हिमयुग से जुड़ी थी। तो इन सब में कॉमन क्या है? मतलब सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि जब पर्यावरण में बदलाव बहुत तेजी से होता है तो जीवन को उसके साथ तालमेल बिठाने का मौका नहीं मिलता। धीमी गति से होने वाले बदलावों के साथ जीव ढल सकते हैं या कहीं और चले जा सकते हैं, लेकिन जब बदलाव करोड़ों साल की जगह हजारों या लाखों साल में होता है तो विलुप्ति का खतरा बढ़ जाता है। और विलुप्ति के बाद क्या होता है? जीवन को दोबारा विविधता हासिल करने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जो जीव बच जाते हैं वे खाली हुई जगहों को भरते हैं और नए रूप विकसित होते हैं। आज हम जो दुनिया देखते हैं वो इन पिछली विलुप्तियों का ही नतीजा है। हम स्तनधारी इसलिए प्रमुख हैं क्योंकि डायनासोर खत्म हो गए। डायनासोर के खत्म होने के बाद स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। हाँ, सेनोजोइक युग। शुरुआत में पृथ्वी गर्म हुई, फिर धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अंटार्कटिका पर बर्फ जमी, जंगल कम हुए, घास के मैदान फैले। और इसी बदलते माहौल में हमारे पूर्वज आए। बिल्कुल। अफ्रीका में करीब 60-70 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमिनिन्स चिंपैंजी के वंश से अलग हुए। सबसे बड़ा शुरुआती बदलाव था 2 पैरों पर चलना, बाइपीडलिज्म। 2 पैरों पर चलना, ये क्यों जरूरी था? शायद बदलते माहौल में घास के मैदानों में दूर तक देखने,
हाथों को औजार इस्तेमाल करने के लिए खाली रखने या लंबी दूरी तक चलने में ऊर्जा बचाने के लिए फायदेमंद रहा हो। आर्डिपिथेकस और लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे जीवाश्म दिखाते हैं कि वे पेड़ों पर भी चढ़ते थे और जमीन पर चलते भी थे। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन ने पत्थर के औजार भी बनाना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फिर आया जीनस होमो, हमारा अपना जीनस। हाँ, लगभग 20-25 लाख साल पहले होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का दिमाग पहले के होमिनिन से बड़ा था। वे बेहतर औजार बनाते थे और ये पहले थे जो अफ्रीका से बाहर यूरेशिया तक फैले। शायद आग का इस्तेमाल भी इन्होंने ही शुरू किया। और फिर हम होमोसेपियंस। हम यानी आधुनिक मानव लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए, शायद मोरक्को के पास। 3 लाख साल पहले? जी, और हम अकेले में ही रहे। कुछ समय तक हम निएंडरथॉल यूरोप और एशिया में और डेनिसोवन एशिया में जैसी अन्य मानव प्रजातियों के साथ भी रहे। उनके साथ हमने इंटरब्रीड भी किया। हमारे डीएनए में आज भी उनके जीन के निशान हैं। अच्छा, और ये आधुनिक मानव व्यवहार कब शुरू हुआ, मतलब कला वगैरह? लगभग 40-50 हजार साल पहले हमें गुफाओं में पेंटिंग, मूर्तियां, ज्यादा जटिल औजार और शायद भाषा का पुख्ता सबूत मिलने लगता है। इसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड या बिहेवियरल मॉडर्निटी की शुरुआत कहते हैं। क्या शुरुआती इंसानों का भी पर्यावरण पर असर पड़ा? हाँ, कुछ हद तक। जैसे ही होमोसेपियंस दुनिया भर में फैले, कई जगहों पर बड़े स्तनधारियों मेगाफोना की विलुप्ति हुई। जैसे अमेरिका में मैमथ और मास्टोडॉन, ऑस्ट्रेलिया में विशाल कंगारू। इसमें मानव शिकार की भूमिका मानी जाती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण था। और फिर आई कृषि क्रांति। हाँ, लगभग 11-12 हजार साल पहले अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र रूप से। इसने समाज और पर्यावरण को गहराई से बदल दिया। लोग एक जगह बसने लगे, आबादी तेजी से बढ़ी, शहर बने, राज्यों का उदय हुआ। और फिर औद्योगिक क्रांति, जिसने जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। इससे मानव शक्ति और प्रभाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। आबादी 1800 में करीब 1 अरब थी, आज 8 अरब के पार है। और आज हम एंथ्रोपोसीन युग में हैं, मतलब इंसानों का युग। हाँ, ये एक प्रस्तावित भूगर्भिक युग है जिसमें माना जाता है कि मानव गतिविधियां पृथ्वी के सिस्टम पर इतना गहरा और स्थायी प्रभाव डाल रही हैं कि वो भूगर्भिक रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। किस तरह का प्रभाव? बहुत तरह का। कृषि ने दुनिया की आधी रहने योग्य जमीन का रूप बदल दिया है। हमने नदियों के रास्ते बदल दिए, बांध बना दिए। प्रदूषण हवा, पानी, मिट्टी को खराब कर रहा है। प्लास्टिक कचरा हर जगह पहुंच गया है, महासागरों की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक। मेक्सिको की खाड़ी जैसे डेड जोन बन गए हैं जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि समुद्री जीवन मर जाता है। और जानवरों का क्या? हम जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ रहे हैं। कई मत्स्य पालन ढहने के कगार पर हैं। वन्य जीवों का अवैध शिकार और उनके रहने की जगहों का विनाश उन्हें खतरे में डाल रहा है। सोचिए गैंडों या बाघों के बारे में। प्रजातियों के विलुप्त होने की दर प्राकृतिक दर से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है। हाँ, ये सबसे व्यापक और शायद सबसे खतरनाक बदलाव है। जीवाश्म ईंधन जलाने से, जंगलों को काटने से हम भारी मात्रा में CO2 और दूसरी ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। CO2 का स्तर औद्योगिक क्रांति से पहले लगभग 20 ppm था। 1958 में जब माप शुरू हुई तो 316 ppm था और आज ये 420 ppm को पार कर गया है। ये स्तर लाखों सालों में नहीं देखा गया। और ये CO2 गर्मी रोकती है। हाँ, ये एक कंबल की तरह काम करती है। सूरज से आने वाली गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। पिछले 100-150 सालों में ये लगभग 1.1 से 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 1 डिग्री सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन यह औसत है। इसका असर बहुत बड़ा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, मौसम ज्यादा चरम एक्सट्रीम हो रहा है। हीट वेव, सूखा, बाढ़, भयंकर तूफान, ये सब ज्यादा हो रहे हैं और ज्यादा तीव्र हो रहे हैं। और इसका असर पानी और खाने पे भी पड़ रहा है। बिल्कुल। कई जगहों पर पानी की कमी हो रही है, फसलें प्रभावित हो रही हैं, प्राकृतिक दुनिया भी खतरे में है। गर्म होते समुद्र, अम्लीकरण और ऑक्सीजन की कमी से कोरल रीफ जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ ब्लीच हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये समुद्र के वर्षावन हैं। इनकी तबाही का असर पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर पड़ता है। ये तो बहुत गंभीर तस्वीर है। क्या ये भविष्य की एक और बड़ी विलुप्ति की आहट है? ये एक गंभीर चेतावनी जरूर है। हम पृथ्वी के सिस्टम को बहुत तेजी से बदल रहे हैं, शायद इतनी तेजी से कि बहुत सी प्रजातियां और इकोसिस्टम ढल नहीं पाएंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, हमारे पास ज्ञान भी है
और तकनीक भी। हमें जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को अपनाना होगा। हमें ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा कुशलता से करना होगा। अपने उपभोग पैटर्न को बदलना होगा। हमें जंगलों को बचाना होगा, नष्ट हुए इकोसिस्टम को बहाल करना होगा, जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। ये आसान नहीं है। इसके लिए वैश्विक सहयोग और इच्छा शक्ति चाहिए। पृथ्वी का 4.5 अरब साल का इतिहास हमें सिखाता है कि यह ग्रह बहुत लचीला है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। अगला अध्याय हमें लिखना है। तो ये थी हमारी यात्रा, ब्रह्मांडीय धूल से लेकर आज की इस जटिल दुनिया तक। पृथ्वी के अरबों साल के इतिहास की एक झलक। हमने देखा कि कैसे ग्रह बना, कैसे जीवन शुरू हुआ, कैसे ऑक्सीजन आई, कैसे जानवर और पौधे विकसित हुए। हाँ, कैसे महाद्वीप हिले, कैसे पहाड़ बने, कैसे जलवायु बदली, और कैसे प्रलयकारी घटनाओं ने जीवन को बार बार आकार दिया। और अंत में कैसे एक प्रजाति, यानी हम इंसान, इस ग्रह पर एक प्रमुख भूगर्भिक शक्ति बन गए। मुख्य बात यह है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह हमेशा बदलती रही है और जीवन इसके साथ नृत्य करता रहा है। कभी कभी उसे बदला भी है। बड़े संकटों ने जीवन के रास्ते मोड़े हैं। आज हम उस बदलाव के मुख्य चालक बन गए हैं, जिसके परिणाम दूरगामी हैं। इस लंबे इतिहास को जानना हमें वर्तमान क्षण की नाजुकता और हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हमें उम्मीद है कि इस गहन चर्चा ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। क्या ये जानकारी उपयोगी लगी? क्या कोई खास पहलू था जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।